हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको वेग नियम से संबंधित कुछ बातें बताई थी कि वेग नियम किसे कहते हैं। तो वेग नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने बताया था कि कोई भी जो हमारी क्या होती है अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, इसकी बात हम लोगों ने किया था। इससे संबंधित द्रव्यानुपाती क्रिया नियम पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने वेग नियम पढ़ा। वेग नियम जो बेटा होता था ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होता था। लैब से जो प्रूव होता था वही बात सत्य होती थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब एक चीज देखते हैं। एक हमने माना कोई जर्नल या अभिक्रिया है, ये इस तरीके हमारी कोई जर्नल अभिक्रिया है। इसका हम लोगों ने अभिक्रिया का वेग निकाला है किससे? वेग नियम से। और वेग नियम से जब बेटा हम लोगों ने निकाला तो क्या आया? के यह वेग स्थिरांक होता है और ए की पावर एम बी की पावर एन। तो जो ये यम है और जो ये यन है, याद रखना यम बराबर ये ए के हो भी सकता है और यम बराबर ए के ये नहीं भी हो सकता है। जैसे इसी प्रकार जो यन है, ये जो बी की घात था ये हमारा बी के बराबर हो भी सकता है और ये बी के बराबर नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है प्रयोग में, जब लैब में हम लोग ये देखेंगे। अगर बराबर अगर आ जाएगा तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो वेग निकलेगा और वेग नियम से जो वेग निकलेगा दोनों का बराबर होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से निकला जो वेग होगा वो गलत माना जाएगा। याद रखना अभिक्रिया का जो वेग है वही सही माना जाएगा जो प्रायोगिक तथ्यों पर निकलेगा, जो लैब में निकाला जाएगा। अर्थात जो वेग नियम से जो वेग निकलेगा वही सत्य होगा। क्योंकि जब बेटा हम लोग वेग नियम से वेग निकालते हैं तो अभिक्रिया की कोट भी निकाल लेते हैं, तो इसमें हम लोगों को काफी चीजें पता चल जाती हैं। तो देखते हैं। तो इस तरीके ये यम और यन आ गया तो हमने बताया कि इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना यम और यन को अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर जो आएगा उसी को अभिक्रिया की क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। यम और यन जोड़ दो, जो निकल कर आएगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी। अगर यम प्लस यन का मान जोड़ने पर 0 आ जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, 1 आ जाएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, 2 आ जाएगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, 3 आएगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। बस 3 तक ही हुआ करता है। और अगर भिन्न में आ जाएगा तो भिन्न कोटि की अभिक्रिया प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये बेटा हम लोग अभिक्रिया की कोट ये सीख लिया। अभिक्रिया की कोट की परिभाषा बताएं तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जितनी सांद्रता पर निर्भर करता है। ये सांद्रता ही तो था, सांद्रता की घात की कह सकते हो। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जितनी सांद्रता के घातों पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया की जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जनरली पेपर में लिखना अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जितनी सांद्रता पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो शून्य कोटि, 1 आ जाएगा तो प्रथम कोटि, 2 आ जाएगा द्वितीय कोटि, 3 आ जाएगा तृतीय कोटि, भिन्न में आएगा तो भिन्न कोटि की अभिक्रिया। तुम्हारे एग्जाम में जो आता है शून्य कोटि और प्रथम कोटि आता है, ये हम लोगों को देखना है। एक चीज बेटा और याद रखना, एक चीज हम आपको और बताएं, इससे संबंधित जो ये के है, के का मात्रक पूछ लिया करता है। तो देखो के का मात्रक जो बेटा आएगा तो के का मात्रक याद रखना, के का मात्रक हमारा निकल कर आएगा मोल बटे लीटर पावर में 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। ये बेटा के का मात्रक निकलेगा। के क्या है? वेग स्थिरांक। तो जो के का मात्रक हम लोगों को निकल कर आएगा बेटा, के का मात्रक कितना? ये इस तरीके ये के का मात्रक हम लोगों का निकलेगा। अब याद रखना जहां यन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। अगर शून्य कोटि की आएगा तो यन की जगह 0 रख देना, जो आएगा वही के का मात्रक आ जाएगा। प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया है तो यन की जगह 1 रख देना, द्वितीय कोटि की है तो यन की जगह 2 रख देना। जितनी कोटि की अभिक्रिया हो वो यन की जगह रख दोगे तो के का मान पता चल जाएगा। याद रखना ये सब चीजें पता चलती हैं वेग नियम से। वेग नियम से हम लोग वेग निकालते हैं। वेग नियम से ही जब वेग निकल आता है तो अभिक्रिया कोटि पता चल जाती है। कोटि पता चल जाता है तो हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक सही आ जाता है। तो ये याद रखना, ये हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। कुछ अभिक्रियाएं हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखो 2NO + 2H2 और गिब्स N2 + 2H2O। इस तरह अभिक्रिया का वेग जो निकाला गया है सब वेग नियम से निकाला गया है। तो अभिक्रिया का जो वेग आएगा R बराबर K NO की पावर 2 और H2। और अगर इसी में हम कहें H2 + I2 गिब्स 2HI, इसका वेग निकाला जाएगा तो ये इस तरीके निकल के आ जाएगा R बराबर K H2 और I2। या अगर अभिक्रिया का कोई याद रखना उत्प्रेरक अगर दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखा गया ये अभिक्रिया का वेग है, ये अभिक्रिया इसका वेग हम लोगों ने ये निकाला तो ये
देखो यहाँ R2NO है, लेकिन NO निकल के आया लैब में, ये O2 की सांद्रता 1 आई, ये 2N2O गिब्स 2N2 प्लस O2 गिब्स, इसका जो वेग निकल कर आया तो R बराबर के N2O आ गया, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी तरीके बेटा हम लोगों का क्या निकला है, नेक्स्ट अभिक्रिया है NO2 प्लस CO गिब्स NO प्लस CO2, इस तरह से अभिक्रिया का वेग निकाला गया, तो R बराबर के NO2 की पावर 2 सांद्रता पर निर्भर करता है, CO की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये प्रायोगिक मान निकला हुआ है इससे। नेक्स्ट कोई अभिक्रिया हमारी है CH3CHO स्टेल्डिहाइड, इससे क्या बना CH4 प्लस CO, इससे अभिक्रिया का वेग निकाला गया, तो R बराबर के CH3CHO की एक सांद्रता, CH3CHO की कितनी हमारी 3/2 सांद्रता, भिन्न कोट की अभिक्रिया है ये। इस तरीके नेक्स्ट अभिक्रिया है CaCl3 प्लस Cl2 गिब्स CCl4 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया का वेग निकालने को आ गया, तो R बराबर के CaCl3 क्लोरोफॉर्म की एक सांद्रता पर, और जो क्लोरीन है उसकी 1/2 सांद्रता पर निर्भर किया। इस तरीके बेटा हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया से अभिक्रिया का वेग निकाल लिया। इसी में अगर आपसे पूछे कि बताओ कितने कोट की अभिक्रिया थी, तो ये देखो जोड़ लो, हमें इससे मतलब नहीं है, वेग देखेंगे तो देखो 2 ये 1 ये, तो कितने कोट की, तृतीय कोट की अभिक्रिया आ गई। इधर देखो अगर उत्प्रेरक लगा है तो 0 0, तो ये हो गया शून्य कोट की अभिक्रिया आ गई। ये जो अभिक्रिया रही होगी कैसे रही होगी, शून्य कोट की अभिक्रिया रही होगी। जैसे ये अभिक्रिया का कोट पूछ रहा है कितने कोट की है, तो वेग देखो यहाँ 1 ये 1, तो बेटा ये कितने कोट की अभिक्रिया है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। ऐसे ही हमारा अभिक्रिया है, इसका वेग निकाला गया, ये प्रायोगिक में प्रयोगशाला में निकाल लिया जाता है, तो ये देखा गया तो एक सांद्रता है, तो यह अभिक्रिया कितने कोट की रही होगी, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोई अभिक्रिया है, इसका हम लोगों ने वेग निकाला तो 2 सांद्रता है, अर्थात ये कितने कोट की अभिक्रिया रही होगी, द्वितीय कोट की अभिक्रिया रही होगी। ऐसे ये हमारा आया अभिक्रिया ये, इसका वेग जब निकाला गया तो 3/2, तो ये भिन्न कोट की अभिक्रिया है। इसी तरीके ये हमारा 3/2, इसका भी निकल कर आएगा, एक ये याद आइए, 3/2 ये भी निकल के आएगा, ये भी भिन्न कोट की अभिक्रिया है। तो इस तरीके बेटा हम लोगों ने किसी भी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हमारे पास हो तो उसका वेग निकाल लेंगे प्रायोगिक तत्व पर, और वेग पता चल जाएगा तो हम लोग कोट निकाल लेंगे, और कोट से वेग, हमारा जो वेग स्थिरांक के होता है वो पता चल जाता है। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने सीखा है। जहाँ के जो था हमने के का मात्रक बताया, और के विषय में कुछ बातें और आप लिख लो, हम बोल देते हैं, आप लोग के विषय में ये लिख लीजिए, हेडिंग लिख लो, वेग स्थिरांक के। एक चीज याद रखना, अगर हमारा अभिक्रिया कैसी है, गैसीय अवस्था में है, कैसी है अभिक्रिया, अगर गैसीय अवस्था में है तो के का मान क्या निकल कर आ जाएगा, याद रखना, वायुमंडल और पावर में 1 - n इंटू कितना सेकेंड इनवर्स, बस वायुमंडल लिख देना है, मोल बटे लीटर की जगह पर, इतना याद रखना। नेक्स्ट जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक के विषय में कुछ बातें लिख लो, हम बोल देते हैं, पॉइंट करके लिख लेना है। हेडिंग लिखोगे वेग स्थिरांक के लक्षण। एक चीज नोट करके आप लोग लिख लेना, किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है, ताप बढ़ाए जाने पर इसके मान में वृद्धि होती है, इसका मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो कुछ वेग स्थिरांक के लक्षण है वो आप लोग लिख लीजिए। हम बोल देते हैं पहला पॉइंट, वेग स्थिरांक अभिक्रिया, देखो ये तुम्हारे समझने के लिए, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखोगे, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग का एक माप है, के का मान अधिक होने पर, के का मान अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया विशेष के लिए के का मान निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, किसी अभिक्रिया विशेष के लिए ताप बढ़ाए जाने पर वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। चौथा पॉइंट, वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेग स्थिरांक के मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं, कोटि पर तो निर्भर करते हैं, देख रहे थे, बस इतना ये अपना समझने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं इसमें देखना है। आप हेडिंग डाल लोगे बेटा क्या, शून्य कोट की अभिक्रिया, अभिक्रिया कोट हमने परिभाषा बता दिया, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जितनी सांद्रता पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। आप हेडिंग बेटा लिखोगे क्या, शून्य कोट की अभिक्रिया। हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है शून्य कोट की अभिक्रिया, तो परिभाषा लिख लो,
यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की किसी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की किसी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया जो शून्य कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, तो शून्य कोट की अभिक्रिया में बेटा क्या बताया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में याद रखना, यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की किसी सांद्रता पर निर्भर न हो तो उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो ये अभिकारक है, ये हमारा क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। अब क्या हुआ, इस वेग नियम से हम लोगों ने अभिक्रिया का वेग निकाला, तो निकल के आया के अभिकारक की सांद्रता ए थी और ये 0 था, तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया रही होगी? ये वाली शून्य कोट की अभिक्रिया रही होगी। हम लोग देख रहे हैं ये था, ठीक है। तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल में और कई सारे लिख सकते हो, जनरल एग्जाम्पल था, जैसे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ये HNO आ गया, तो इसमें अभिक्रिया का वेग निकाला गया तो K, और H2 की सांद्रता ये 0 और Cl2 की सांद्रता भी कितनी हो गई? 0। तो ये कौन सी कोट की अभिक्रिया है? शून्य कोट की अभिक्रिया है। और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है कौन सा? N2 + H2 गिव्स आ गया क्या? NH3। बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 आ जाएगा, इधर कितना? 3 आ जाएगा, और इधर हम लोगों ने क्या निकाला? अभिक्रिया का वेग निकाला, तो आ गया K, यहाँ याद रखना उत्प्रेरक लिया जाता था Fe, तो आ जाएगा कितना? N2 और कितना? H2, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये भी शून्य कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। जनरली याद रखना बेटा, अगर उत्प्रेरक दिख जाए तो वो शून्य कोट की होती है, ठीक है। बाकी ये हम लोग लैब में चेक करेंगे। तो ये हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट बेटा आता है शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक, तो हेडिंग लिखोगे शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक। हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक। देखते हैं व्यंजक में क्या है, हेडिंग लिखना शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक। देखते हैं क्या होगा। माना कि कोई एक अभिक्रिया है, लैंग्वेज लिखोगे, माना एक शून्य कोट की अभिक्रिया है, मान लो ये हमारी अभिक्रिया थी, इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की कितनी थी? A मोल थी। उस समय उत्पाद कितना था? 0 था प्रारंभ में। फिर लिखोगे साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा? मान लो x मोल उत्पाद बना, तो ये कितना बचेगा? A - x बचेगा। इस समय अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा? शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो बेटा अभिक्रिया का वेग क्या निकलेगा? R बराबर K और A - x, सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो R बराबर क्या आ जाएगा? देखो R को हम लोग बेटा dx/dt भी लिखते थे, तो dx/dt भी लिख सकते हो, बराबर K, और ये हमारा किसी की भी घात 0, तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। अब ये इधर चला जाएगा, तो dx बराबर बेटा क्या आ जाएगा? K dt। दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन। यहां लिख देना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन किया तो dx का बेटा x आता है, बराबर क्या इसे रहेगा? dt से t निकल के आ जाएगा, और साम्य स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक c आ जाएगा, समीकरण 1। यही आंसर है, बस c की वैल्यू उठा के रख दिया जाए। तो लिखोगे प्रारंभ में, कब? प्रारंभ में। तो प्रारंभ में बेटा क्या समझ में आया? प्रारंभ में जब t समय 0 था, तो उस समय x कितना था? जो उत्पाद था वो 0 मोल था। समीकरण इसे मान लो कितना? 2। समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रख दो? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा। जब 1 में रख दोगे आप, तो x की जगह 0 आ जाएगा, बराबर k, t की जगह 0 आ जाएगा, c, तो c बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 0, और c का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। लिख दोगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में बेटा रख दिया तो कितना आ जाएगा? x बराबर kt, और ये 0 हो जाएगा।
x बराबर के टी आ जाएगा, या तो t बराबर लिखना चाहो तो आ जाएगा कितना, x बटे के निकल के आ जाएगा। के बराबर कहोगे तो x बटे टी आ जाएगा। x हमारा ये याद रखना सांद्रता होती है, उत्पाद की सांद्रता, तो मोल बटे लीटर में और बटे टी सेकंड में, तो के का मात्रक आ गया मोल बटे लीटर बटे में सेकंड। तो वैसे के का मात्रक निकालना अलग से सिखा दिया। ये हमारा बेटा आ गया शून्य कोटि विक्रिया का व्यंजक। एक चीज और हेडिंग लिख लोगे, अर्धायुकाल। शून्य कोटि की विक्रिया का क्या, अर्धायुकाल। तो हेडिंग लिखोगे अर्ध आयुकाल। नाम से समझ में आ रहा है, अर्ध मीन्स आधा, आयु काल मतलब आधा होने में लगा समय। तो किसी पदार्थ की हेडिंग परिभाषा लिखोगे, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगे समय को अर्धायुकाल कहते हैं। अर्धायुकाल से आपको समझ में आ ही रहा है, अर्ध मीन्स आधा, ठीक है, आयु मीन्स जो टाइम लग रहा है, और समय कह सकते हो, और अर्धायुकाल का मतलब पूरा समझ में आया क्या, आधे होने में लगा समय। जैसे घर में अगर आपके यहाँ चाय बनती है, पापा 10 किलो चीनी लेकर आए और 20 दिन में पता चला वो 5 किलो बची, तो चीनी का अर्धायुकाल कितना है तुम्हारे घर में, मान लो 20 दिन में अगर 5 किलो बच रही तो 20 दिन है। इसी तरीके हर कोई भी रिएक्शन जब होती है तो प्रारंभ में मोल था, ठीक है, कुछ समय बाद ये A/2 बचेगा, आधा बचेगा। तो परिभाषा प्रणाली ने प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगे समय को अर्धायुकाल कहते हैं। अर्धायुकाल के लिए बेटा x बराबर कितना होना चाहिए, A/2, मतलब ये कितना होना चाहिए, A/2, और जो समय है वो t को क्या लिख सकते हो, t हाफ लिख दो, चाहे t 50% लिख दो, तो कुछ भी लिख सकते हो। इसे समीकरण कितना मान लो, देखो इसे समीकरण मान लो, ये कितने 2 हो गए, तो इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो। अब समीकरण 4 के मान किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो यहाँ लिख देना समीकरण 4 के मान, समीकरण 4 के मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो पेपर में बेटा जब व्यंजक है तो यहीं तक केवल करना, अगर अर्धायुकाल पूछ रहा है तो यहाँ तक करना। जनरली इससे केवल विकल्प में क्वेश्चन बनता है, बताएंगे क्या पूछा जाता है। तो बेटा क्या निकल कर आएगा, के बराबर, या टी इधर रख दो तो टी हाफ बराबर, एक जगह क्या हो जाएगा, A/2 के आ जाएगा। ये बेटा हमारा क्या निकल के अर्धायुकाल। और ये नोट करके एक चीज लिख लेना कि टी हाफ जो होता है किसके अनुपाती होता है, A की घात की सांद्रता, मतलब अभिकारक का A मोल था तो ये A आया है, A की घात 1 कह सकते हो, इस पर डिपेंड करता है। तो विकल्प में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है, देख रहे हो, A की घात 1 पर करता है, ठीक है, जबकि है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये था बेटा हम लोगों का शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसे नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, जो ना समझ में हो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोगों का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।